हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह सामान्य अध्ययन का सेट लेकर के आए हैं, जिसमें भूगोल, विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए बिना देर किए हुए हम लोग आ गए हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसके उत्तर के व्याख्या के साथ देखेंगे। चलिए, पहला नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। यह जो अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा मैप से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी का जो यह ग्लोब है हमारा, और 0 डिग्री अक्षांश जो कि बिल्कुल बीचों बीच से उसको बांटता है, तो ऊपरी गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और निचली गोलार्ध जो है वह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सबसे छोटा दिन होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। तो यह दिन हो जाएगा कब? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन चूँकि 22 दिसंबर को होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए उस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, इस प्रश्न से हमें 4 प्रश्न हल हो जाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर और सबसे छोटा दिन 21 जून। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो जिस तिथि को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है वह है, 2 तिथि ऐसी आती है पूरे वर्ष में कि जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन उत्तरी यानी 0 डिग्री अक्षांश पर सीधी पड़ती है, उस दिन उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों जगह पर दिन और रात की अवधि समान होती है, इसलिए उसे समद्विरात्रि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस दूसरा नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा वह 21 मार्च और 23 सितंबर की तिथि है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। और उसके बाद जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, जो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में देखे हैं, सबसे लंबा दिन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चूँकि भारत की स्थिति जो है वह भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हम लोग के यहाँ जो सबसे लंबा दिन होगा वो 21 जून का होगा और सबसे छोटा दिन जो होगा वह 22 दिसंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि लाल रंग दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, यानी हम किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जान सकते हैं। तो शुक्र, शनि, मंगल और वरुण ऑप्शन में है हमारे। इसमें सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी मंगल ग्रह हो जाएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें कवर करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा भी कि आपने कितने प्रश्न को अभी हल किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। यानी याद रखिएगा, सौरमंडल के जो 8 ग्रह है उसमें से कुछ ग्रह के उपग्रह हैं, 2 ऐसे ग्रह भी हैं जिन्हें अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो इसमें सबसे छोटा उपग्रह पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे छोटा जो उपग्रह है वह है ऑप्शन नंबर बी डिमोस उपग्रह है, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। किस ग्रह का? मंगल का उपग्रह है डिमोस। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक रूप से, वह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और ये सबसे छोटा उपग्रह कौन हो गया? मंगल ग्रह का डिमोस उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होगा वह है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। मिट्टी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे काली मिट्टी को जो है रेगूर मृदा के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से जलोढ़ मिट्टी जो है, जो 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ यानी नया जलोढ़, और एक होता है जो पुराना जलोढ़ है। तो नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का ए सही होगा। नवीन जलोढ़ पूछा जा रहा है तो नवीन जलोढ़ को खादर कहेंगे, खादर, और पुराने जलोढ़ को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे।
और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानेंगे? रेगूर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, वह कौन सी मिट्टी है? तो उसी मिट्टी में सिंचाई इसलिए करते हैं ताकि पानी उसे दे सके जड़ों को और पौधा उससे जो है भोजन तैयार कर सके। तो काली मिट्टी में जो है वो पानी देर तक जमा रहता है, देर तक टिका रहता है। यही कारण है कि काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है और यही कारण है कि काली मिट्टी में जो है वो कपास की खेती संभव हो पाती है। तो 7वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है, यानी इनमें से किस राज्य में भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न, खाद्य फसल, गेहूं, चावल इत्यादि का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न का वह है उत्तर प्रदेश राज्य जो है पंजाब और हरियाणा के बनस्पत खाद्यान्न उत्पादन में इसलिए आगे हैं क्योंकि इसका क्षेत्रफल अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। और जो पूरे भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी जो है वह उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से है, सबसे अधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से है, याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सबसे अधिक सफल रही? तो हरित क्रांति जो है वो फसल उत्पादन को लेकर के लाया गया था। एमएस स्वामीनाथन जो है इसको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। कौन? एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन का अधिक भूमिका रहा था और यह गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित जो है सबसे अधिक सफल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में रेशम सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक रेशम का जो उत्पादन करने वाला राज्य है भारत का वह दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए कि बिहार का कौन सा जिला रेशम उत्पादन में अग्रणी है तो वह बिहार का कौन सा जिला होगा? भागलपुर जिला होगा जो कि रेशम उत्पादन में अग्रणी जिला है। और भारत का जो ये अग्रणी है वह कर्नाटक राज्य भारत का सबसे अधिक अग्रणी राज्य है रेशम उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मगध साम्राज्य में नंद वंश के बाद जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था तो उन्होंने उसमें चाणक्य की अहम भूमिका थी। और इसमें जो है चाणक्य का जो अन्य नाम है वह विष्णुगुप्त है और कौटिल्य के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना किए हैं जो कि उस समय की राजनीतिक घटनाओं को बताता है। वह पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है इनके? चाणक्य के पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और इनका अन्य क्या क्या नाम है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य अन्य 2 प्रमुख नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? जी 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य में जो मुद्राएं प्रचलित थी उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे पौन के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए 12वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश के शासक नहीं रहे हैं? तो मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बाद जो ये शासक हुए हैं वह उनके पुत्र बिंदुसार हुए हैं। बिंदुसार के बाद जो उनके पुत्र फिर अशोक महान का शासनकाल आता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 नंबर पर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, दूसरे नंबर पर उनके पुत्र बिंदुसार हैं, तीसरे नंबर पर जो है अशोक महान हैं। और अगर बात की जाए अजातशत्रु की तो ये जो है मगध साम्राज्य के प्रथम जो ये रहा है वंश जिसका शासक चला है हर्यक वंश, उसके शासक रहे हैं। और इन्होंने बिंबिसार, इनके पिता कौन थे? बिंबिसार, उसकी हत्या करके ये शासक बने थे। और इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया गया था। किनका? अजातशत्रु का। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मौर्य वंश के शासक कौन कौन हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो कि संस्थापक है। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार शासक हुए हैं। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक महान शासक हुए हैं। और उसके अजातशत्रु जो है वो मगध साम्राज्य के प्रथम वंश हर्यक वंश के शासक है जो कि अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बने थे। और जो है इनके पुत्र उदयन के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो अश्वघोष है या फिर विशाख दत्त है या कालिदास है या फिर भास है। तो इस 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह
14वां नंबर प्रश्न के लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के विशाख दत्त इसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात अगर हम लोग इसको सही क्रम से सजाएं तो सबसे पहले जो शासन रहा है मगध में वो हर्यक वंश का रहा है। हर्यक वंश के बाद जो है उसमें शासक रहा है वह हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश का शासन हुआ। उसके बाद जो है फिर नंद वंश का शासन आया और नंद वंश को हरा करके फिर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। यानी ऑप्शन नंबर ए 15वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है जहां से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इस 16वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि इंडिका से हमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में सही जानकारी मिलती है। और इस इंडिका की रचना कौन किए थे? तो इंडिका की रचना जो किए थे वह मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, जो कि यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न नंबर 17 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य जिनका पीछे हम अभी प्रश्नों में कवर कर रहे थे कि कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इनको जो अन्य नाम से जाना जाता है वह है 17वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी के ये राजनीतिक नीतियां के वजह से। हम पीछे भी प्रश्न का चर्चा कर रहे थे तो बताए हैं कि कौटिल्य ने जो है वो एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किए थे और उसमें जो है उस पर उस वक्त की राजनीतिक घटनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो है वो रामानुज हुए हैं, रामानंदन हैं या वल्लभाचार्य हैं या फिर नामदेव हैं? तो इस 18वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कि रामानंद जो है वह कबीर के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किए थे? तो शेर शाह के द्वारा दिल्ली में जो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना हुई है कौन से विश्व युद्ध जीतने के बाद हुई है? तो इस 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद जो है शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कितना पसंद आ रहा है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि 1922 गया अधिवेशन, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह बिहार में दूसरा अधिवेशन था। और ऐसे अगर कांग्रेस का अधिवेशन देखा जाए तो यह कांग्रेस का कुल 27वां अधिवेशन था और ये गया जिले में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे, इस 21वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चितरंजन दास के द्वारा जो है यह अध्यक्षता किया गया था। और इससे पहले जो है 1912 में बांकीपुर में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? जी, भगत सिंह के द्वारा जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कौन उनके साथ थे? तो इसमें भगत सिंह के साथ जो ये क्रांतिकारी हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 22वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि भगत सिंह के साथ जो है वो बटुकेश्वर दत्त थे, जो बम फेंकने में उनके साथ थे। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन लोगों को जो है भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को आपको फांसी की सजा दी गई। यानी यह सबसे करेक्ट आंसर है। और इसके लिए जो है ये गांधी जी की सबसे अधिक आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि गांधी जी जो थे ये गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो उसमें गांधी जी एक पॉइंट रखते हैं कि जितने भी राजनीतिक बंदी है उन्हें जो है रिहा किया जाए। तो इसमें अगर ये रखा जाए कि चाहे वो क्रांतिकारी हो या राजनीतिक बंदी हो, सबको रिहा किया जाए जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित है, चाहे वो उनका आंदोलन जिस प्रकार का हो। तो भगत सिंह भी जो है वो रिहा होते, लेकिन गांधी जी का ये था कि जो ये क्रांतिकारी हैं, जो भी मतलब राजनीतिक बंदी हैं, उन्हें रिहा किया
जाना चाहिए। लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था और इनको जो फांसी दी गई वो 23 मार्च 1931 को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये जो अन्य जो ये कांड है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23वां नंबर प्रश्न का वह है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है यह 1924 दिया है, जबकि यह प्रकरण हुआ कब है तो यह हुआ है 1925 ईस्वी में, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। उससे पहले जो लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1910 करेक्ट है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 सही है, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया जो है हावड़ा प्रकरण था 1910 में, लाहौर षड्यंत्र प्रक्रिया 1916 और 30 ये भी सही है, और जो काकोरी षड्यंत्र है यह 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम इसमें प्रमुख रूप से आता है और इसी कारण जो है इन लोगों को फांसी की सजा भी हुई है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर करना है। पहला कथन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है। दूसरा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। जी हाँ, 24वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह दोनों कथन सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है और भगत सिंह रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कि 1 और 2 दोनों जो है कथन वह सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन जो है यह एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। यह कथन किसका है? तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र जो है चिंतन यह एक क्रांतिकारी की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन खत्म दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन जो है वो दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में गलत है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है, या फिर ये जो है उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी और कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव गए थे। तो ये गलत कथन ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जो है जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित जो ये कथन है गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन है। निम्नलिखित में से गांधी के संदर्भ में कौन कथन है। तो इस 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि ये सभी कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा सुधार के लिए गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे थे और गांधी जी ने जो है वह हरिजन नामक एक पत्रिका निकाला था, हरिजन सेवा संघ की स्थापना किए थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था, अर्थात 27वां नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही है कि ये सारे कथन जो है वो गांधी जी के संदर्भ में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के निम्न राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों पर, विज्ञान और इतिहास जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद हम लोग आए हैं भूगोल की तरफ। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए। 28वां नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। इसे पहचानना है हमें, तो और इसको क्या करना है कि पूरब से पश्चिम की ओर कूट भी मिलाना है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा? तो पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग मिलाएं तो सबसे पहले जो है आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश को तो काट ही दीजिए। सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल के उसके बाद आएगा जो है छत्तीसगढ़, फिर आएगा ये मध्य प्रदेश और फिर अंत में आएगा गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाकिस्तान की सीमाओं से अलग भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पाकिस्तान से भारत के किन किन राज्यों की सीमाएं लगती है। तो अगर हम लोग मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाकिस्तान से जो भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का वह है कि सबसे पहले गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान की जो सीमा है वो पंजाब से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। सिंधु, उसके बाद सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रमुख नदियां जो है वो लगभग एक ही जगह से निकलती है और प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे
करेक्ट आंसर है वह है कैलाश पर्वतमाला से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट आंसर है। मानसरोवर झील के पास से जो है ये तीनों नदी निकलती है, तो हिमालय पार से निकलने वाली नदी के रूप में भी ये दोनों नदी सिंधु सतलज जो है वो जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 है कि उमियम झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में से किस राज्य में जो है 31वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपस्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी यानी मेघालय राज्य में स्थित है कौन? उमियम झील। ऑप्शन नंबर सी जो है 31वां का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर, सांबर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र और हुसैन सागर झील कर्नाटक, इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 32वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि जो ये हुसैन सागर झील है यह स्थित है हैदराबाद में, और हैदराबाद जो है अब अगर बात किया जाए राज्य की तो यह तेलंगाना राज्य में आएगा। पहले यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तमिलनाडु और केरल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है उसमें सही नाम कौन सा है? तो ये करेक्ट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी पाराम्बीकुलम आलियार जाना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ब्यास नदी परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। तो इस 34वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में जो वर्षा होती है वह कौन सी वर्षा होती है? तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में 35वां नंबर प्रश्न जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है काली मिट्टी के बारे में? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है, एकदम सही कथन है। उसके बाद है कि इसमें आर्द्रता के अधिक समय धारण करने की क्षमता होती है, यानी पानी को जो अधिक समय तक वह धारण किए रहता है, करेक्ट आंसर है। सूखने पर काली मिट्टी में दरार पड़ जाती है, बिल्कुल सही है। और जुताई अधिक करनी पड़ती है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी 36वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसे अधीन वर्गीकृत है। तो यह किसके अधीन है? तो अगर हम लोग बात करें कि धर्म के आधार पर जो विभेद है यह प्रतिषेध है, यानी धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भारत में विभेद नहीं है। तो यह जो अधिकार है 15वां जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है, यह किसमें है? तो 37वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है ये इसमें समाहित है। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच ये बातें हैं, तो ये समता के अधिकार में बात निहित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की ओर संकेत करता है? यह बात भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णन है वहाँ किया गया है, या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच वर्णन है वहाँ किया गया है, या फिर इसके प्रस्तावना में शामिल है, या ये सभी में शामिल है? तो 38वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि यह जो बातें शामिल है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो ये भारतीय जो ये है, अगर कोई भी विधेयक हो, जरूरी नहीं है कि बड़ा से मतलब संविधान संशोधन की बात हो तभी होगा, या वित्त विधेयक हो तभी होगा, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो तभी होगा। एक साधारण विधेयक को भी पारित कराने का जो तरीका है वो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, या मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना ही होता है, और दोनों की संयुक्त बैठक जो है एक साधारण विषय विधेयक के लिए भी हो सकता है, अर्थात 39वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 40 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? यानी जो भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराया जाता है वो
ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कराया जाता है। तो यह बात जो है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि अनुच्छेद 40 में, यह अनुच्छेद 60 में यह बात वर्णित है। दोस्तों, हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके सभी उत्तर व्याख्या के साथ जो है देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक आए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।